नमस्कार। आज हम एक ऐसी खबर की तह तक जा रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक कथित जिहादी साजिश का पर्दाफाश करने का दावा किया है। हमारे पास इस घटना से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स और जानकारियां हैं। बिल्कुल। और ये मामला सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि इसकी परतें कई राज्यों तक फैली हुई हैं। सही कहा। तो आज हमारा इरादा है कि इन रिपोर्टों के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश करें। असल में हुआ क्या, हम्म। इस समूह के इरादे क्या थे, जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, पुलिस ने कैसे कार्रवाई की, और सबसे जरूरी, इस घटना के क्या मायने हो सकते हैं, मतलब इसका बड़ा पिक्चर क्या है। हाँ, क्योंकि ऐसी घटनाएं अक्सर सतह पर जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा गहरी होती हैं। तो चलिए इन जानकारियों को जरा खंगालते हैं, देखते हैं क्या निकलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हुआ क्या। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो इस तरह के मामलों को देखती है, उन्होंने दावा किया है कि एक जिहादी समूह को पकड़ा गया है हाँ। और ये कथित तौर पर देश में बड़ी हिंसक वारदातों की तैयारी में था। और ये सिर्फ मतलब हवाई बातें नहीं लगती। खबर के मुताबिक इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हाँ, और कई और लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी चल रही है। अच्छा। और चौंकाने वाली बात यह कि गिरफ्तारियां सिर्फ एक जगह से नहीं हुई। रिपोर्ट बताती है कि ये एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन था, बिल्कुल। यानी कई राज्यों में एक साथ छापे मारे गए। ये अपने आप में इस नेटवर्क के फैलाव की तरफ इशारा करता है ना। हाँ बिल्कुल, ये कोई अकेला या छोटा मोटा ग्रुप नहीं लगता। जब ऑपरेशन कई राज्यों में फैला हो तो इसका मतलब है कि उनके बीच अच्छा खासा कोऑर्डिनेशन था, संपर्क था और शायद एक ऑर्गेनाइज्ड ढांचा भी मौजूद था। ये पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती रही होगी, जाहिर है। और रिपोर्ट के अनुसार इनके निशाने पर क्या था, ये वाकई चिंताजनक बात है। बताया जा रहा है कि ये लोग कथित तौर पर आत्मघाती बम धमाकों की योजना बना रहे थे। सुसाइड बॉम्बिंग। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ दक्षिणपंथी नेताओं की हत्या की साजिश रचने की बात भी सामने आई है। अच्छा। जिसमें खासतौर पर एक शिवसेना नेता का नाम लिया गया है। लक्ष्यों का ये चुनाव, ये बहुत कुछ कहता है। ये सिर्फ अंधाधुंध हिंसा नहीं लगते। सही। आत्मघाती हमले वो तो भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बनाकर दहशत फैला सकते हैं। हाँ। लेकिन राजनीतिक हत्याओं का मकसद अक्सर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना होता है। हाँ, या किसी खास विचारधारा को सीधे तौर पर चुनौती देना। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि इनके इरादे मल्टी डायमेंशनल थे, सिर्फ एक तरह के नहीं। मतलब ये कि सिर्फ दहशत फैलाना ही नहीं, बल्कि शायद एक राजनीतिक संदेश देना भी मकसद रहा हो इनका। संभवतः। अक्सर ऐसे समूह खास प्रतीकों या व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं ताकि उनके मैसेज का असर ज्यादा हो। ये उनकी स्ट्रेटेजिक सोच को दिखाता है, चाहे वो कितनी भी गलत क्यों ना हो। और रिपोर्ट में इनकी प्रेरणा के बारे में क्या कहा गया है? जाहिर है ये लोग कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित बताए जा रहे हैं। हाँ, ये तो होता ही है। चरमपंथी प्रचार का असर होने की बात है, और खास तौर पे खिलाफत यानी एक तरह का इस्लामी शासन स्थापित करने की विचारधारा, इसका जिक्र भी रिपोर्ट्स में है। देखिए, विचारधारा का पहलू यहाँ सबसे अहम है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी खास विचारधारा, कौन सा नैरेटिव इन्हें कट्टर बना रहा था। क्या ये पूरी तरह से ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का मामला है, जहां इंटरनेट पर मौजूद सामग्री इन्हें प्रभावित कर रही थी? ये भी तो हो सकता है। या फिर क्या कोई स्थानीय या विदेशी संगठन या कोई व्यक्ति सीधे तौर पर इन्हें गाइड कर रहा था? जांच एजेंसियां यकीनन इन सवालों के जवाब ढूंढ रही होंगी। बिल्कुल। ये तो हुई घटना की मोटी मोटी रूपरेखा, लेकिन रिपोर्ट में कुछ और डिटेल्स भी हैं जो इस मामले को और गंभीर बनाती हैं। जैसे पता चला है कि ये लोग सिर्फ योजना ही नहीं बना रहे थे, बल्कि हथियार और विस्फोटक जुटाने की कोशिश में भी लगे हुए थे। अच्छा, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देखिए, सिर्फ बातें करना या ऑनलाइन चर्चा करना एक बात है, लेकिन हथियार और विस्फोटक हासिल करने की कोशिश करना ये बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, ये तो एक्शन लेने की तैयारी है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि समूह अमली जामा पहनाने के एक्शन लेने की कितने करीब था। ये सिर्फ विचारों का आदान प्रदान नहीं था, ये सक्रिय तैयारी थी। इससे खतरे का लेवल कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सोचिए, अगर वो कामयाब हो जाते तो। खैर, और सुनिए, यहाँ एक और बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा। रिपोर्ट में जिक्र है कि झारखंड में एक गुप्त ट्रेनिंग बेस, हाँ, एक प्रशिक्षण अड्डा स्थापित करने की भी योजना थी। झारखंड में ट्रेनिंग बेस, ये तो और भी चौंकाने वाली बात है ना? हाँ, एक तो ये कि उन्होंने ट्रेनिंग की जरूरत महसूस की। इसका मतलब है कि वे शायद ज्यादा कॉम्प्लेक्स हमलों की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके लिए ट्रेनिंग जरूरी थी।
दूसरे, झारखंड जैसी जगह का चुनाव शायद इसलिए कि वो घने जंगलों वाला इलाका है, या शायद वहां उनकी कोई लोकल पकड़ हो सकती है। ये उनके ऑर्गेनाइजेशनल लेवल और एम्बिशन को दिखाता है। मतलब ये कोई फौरी गुस्सा या एक आध हमले की बात नहीं थी, बल्कि एक लंबे प्लान का हिस्सा लग रहा है ये तो। बिल्कुल। ट्रेनिंग बेस स्थापित करने का मतलब है रिक्रूटमेंट करना, ट्रेनर लाना, लॉजिस्टिक्स मैनेज करना और सबसे बढ़कर अधिकारियों की नजरों से बचे रहना। हाँ, ये सब आसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब बहुत योजनाओं और संसाधनों की मांग करता है। ये इशारा करता है कि शायद ये समूह खुद को एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष के लिए तैयार कर रहा था। और जिस तरह से ये ऑपरेट कर रहे थे, वो भी आज के दौर के हिसाब से काफी मॉडर्न लगता है। रिपोर्ट के मुताबिक ये लोग आपस में बातचीतों कोऑर्डिनेशन के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन साधनों का इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ, ये तो आजकल आम हो गया है। इतना ही नहीं, उन्हें शायद निगरानी तकनीकों की भी कुछ जानकारी थी और वे उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। चरमपंथी समूह एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप, डार्क वेब फोरम और दूसरे जो सुरक्षित समझे जाने वाले डिजिटल माध्यम हैं, उनका खूब इस्तेमाल करते हैं। सही। ये उन्हें भौगोलिक दूरियों के बावजूद जुड़े रहने और योजना बनाने में मदद करता है। लेकिन साथ ही ये सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बड़ी चुनौती भी खड़ी करता है। इन कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना और डिकोड करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और उनका ऑपरेशन कई राज्यों में फैला होना इसी डिजिटल कनेक्टिविटी का नतीजा हो सकता है फिर। काफी हद तक डिजिटल दुनिया ने तो सरहदें मिटा दी हैं। एक व्यक्ति दिल्ली में बैठकर झारखंड या महाराष्ट्र में किसी के साथ आसानी से संपर्क साध सकता है, योजना बना सकता है, निर्देश दे सकता है। हाँ, बात तो सही है। इसीलिए हमें ये मल्टी स्टेट नेटवर्क देखने को मिल रहे हैं। टेक्नोलॉजी उनके लिए एक हथियार बन जाता है। तो ये सब देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाए हैं? सबसे पहले तो यही कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तेजी दिखाते हुए इस नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। और ऐसी स्थितियों में समय पर कार्रवाई ही सब कुछ होती है। जरा सी देर बड़ी तबाही का कारण बन सकती थी। बिल्कुल। स्पेशल सेल की मुस्तैदी ने न सिर्फ संभावित हमलों को रोका, बल्कि इस नेटवर्क को और मजबूत होने या अपनी योजनाओं को अंजाम देने से पहले ही तोड़ दिया। ये इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल तालमेल का बढ़िया नतीजा है। इंटेलिजेंस की बात आपने कही, ये वाकई अहम रहा होगा इसमें। और जैसा हमने पहले बात की, ये ऑपरेशन कई राज्यों में फैला था, तो जाहिर है अलग अलग राज्यों की पुलिस या एजेंसियों के बीच अच्छा समन्वय रहा होगा। क्यों? निश्चित रूप से। इस तरह के इंटरस्टेट या कहें कि पैन इंडिया नेटवर्क से निपटने के लिए राज्यों के बीच सहयोग और केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल अनिवार्य है। हाँ, जरूरी है। जानकारी साझा करना, रिसोर्सेज को पूल करना और जॉइंट ऑपरेशन चलाना, ये सब सफलता के लिए जरूरी हैं। ये मामला दिखाता है कि जब एजेंसियां मिलकर काम करती हैं तो ऐसे जटिल नेटवर्क को भी ध्वस्त किया जा सकता है। हाँ, ये एक अच्छी मिसाल है। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है ना? हाँ, जांच तो अभी चली रही होगी। बिल्कुल। गिरफ्तारियों और छापों से तो सिर्फ शुरुआत हुई है। अब असली काम शुरू होता है। क्या क्या पता लगाना होगा अब पूरे नेटवर्क को मैप करना, हर सदस्य की भूमिका तय करना, फंडिंग कहाँ से आ रही थी उसका पता लगाना, हथियारों और विस्फोटकों के लिंक खोजना। और सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा का स्रोत क्या था? क्या कोई विदेशी हाथ था? क्या कोई बड़ा मास्टरमाइंड पर्दे के पीछे है? इन सब सवालों के जवाब ढूंढने में समय लगेगा। सही कहा। फॉरेंसिक जांच होगी, डिजिटल एविडेंस का एनालिसिस होगा, गिरफ्तार लोगों से पूछताछ, ये सब अभी चल रहा होगा। हाँ, और ये भी पता लगाना होगा कि उनकी योजनाएं वास्तव में कितनी आगे बढ़ चुकी थी। क्या उन्होंने कोई ठिकाना तय कर लिया था? क्या हमले की तारीख तय थी? ये सब जानकारी भविष्य में ऐसे खतरों को बेहतर ढंग से समझने और रोकने में मदद करेगी। तो अब आते हैं इस पूरी घटना के व्यापक मायनों पर। इससे क्या बड़े सबक मिलते हैं या क्या खतरे उजागर होते हैं? एक बात तो साफ है कि कट्टरपंथ और चरमपंथ का खतरा कितना वास्तविक और कितना करीब है। हाँ, और ये घटना इस बात को फिर से रेखांकित करती है कि ये खतरा सिर्फ सीमाओं पर या दूर दराज के इलाकों में नहीं है, बल्कि हमारे शहरों के अंदर भी पनप सकता है। और जैसा कि रिपोर्ट इशारा करती है, इसमें बाहरी प्रभाव या ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की भूमिका हो सकती है। ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन वाला पहलू मुझे हमेशा बहुत खतरनाक लगता है। मतलब कोई कहीं भी बैठकर इंटरनेट के जरिए युवाओं को या किसी को भी रेडिकलाइज कर सकता है। ये आज की एक कड़वी सच्चाई है। इंटरनेट और सोशल मीडिया जानकारी फैलाने के जितने शक्तिशाली साधन हैं, उतने ही खतरनाक तरीके से दुष्प्रचार और कट्टर विचारधारा फैलाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाँ, ये तो है। एल्गोरिथम कई बार लोगों को ऐसे कंटेंट की तरफ धकेलते हैं जो उनकी मौजूदा सोच को और पुख्ता करता है,
जिससे वे धीरे धीरे चरमपंथ की ओर बढ़ सकते हैं। इसे रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच संतुलन साधना होता है। और इस मामले में जैसे नेताओं को निशाना बनाने की बात सामने आई, उससे तो राजनीतिक हस्तियों और सार्वजनिक सभाओं की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ जाती है। बिल्कुल, जब राजनीतिक व्यक्तियों या खास विचारधारा के लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो उसका असर सिर्फ उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, बल्कि पूरे समाज पर पड़ता है। सही बात है। ये डर पैदा करता है, ध्रुवीकरण बढ़ाता है और डेमोक्रेटिक प्रोसेस को बाधित करने की कोशिश करता है। सुरक्षा एजेंसियों को लगातार ऐसे संभावित खतरों का आकलन करते रहना पड़ता है और सुरक्षा उपायों को अपडेट करना पड़ता है। तो क्या हमें आने वाले दिनों में दिल्ली या दूसरे बड़ी शहरों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी देखने को मिल सकती है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या सरकारी इमारतों के आसपास? ये बहुत स्वाभाविक है। ऐसी किसी भी घटना के बाद, खासतौर पे जब उसमें आत्मघाती हमलों या राजनीतिक हत्याओं की साजिश का जिक्र हो, तो सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर चली जाती हैं। सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी बढ़ाई जा सकती है, जांच प्रक्रिया कड़ी की जा सकती है। ये तात्कालिक जरूरत भी है, ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव बना रहे और किसी भी बचे खुचे खतरे को निष्क्रिय किया जा सके। ये सब सुनकर लगता है कि ये सिर्फ एक क्रिमिनल घटना नहीं है, बल्कि इसके सामाजिक, राजनीतिक और तकनीकी पहलू भी हैं। बहुत सारे डायमेंशंस हैं इसके। निश्चित रूप से ये घटनाएं हमें समाज के तौर पर सोचने पर मजबूर करती हैं कि कट्टरता क्यों पनपती है। इसे फैलाने वाले माध्यमों जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की क्या जिम्मेदारी है? हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए कितनी तैयार हैं? और सबसे जरूरी, समाज में आपसी विश्वास और सौहार्द कैसे बनाए रखा जाए ताकि ऐसी विचारधाराओं को पैर जमाने की जगह ही ना मिले। तो आज हमने दिल्ली पुलिस द्वारा नाकाम की गई कथित जिहादी साजिश से जुड़ी जानकारियों को कई कोणों से देखा। हमने समझा कि क्या हुआ, गिरफ्तारियां कैसे हुईं, समूह की कथित योजनाएं क्या थीं, जिनमें आत्मघाती हमले, राजनीतिक हत्याएं और ट्रेनिंग बेस जैसी गंभीर बातें शामिल थीं। हमने ये भी देखा कि ये समूह कथित तौर पर आधुनिक डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर रहा था और इसका नेटवर्क कई राज्यों में फैला था। हाँ, इसके जवाब में पुलिस ने एक समन्वित और तेज कार्रवाई की, लेकिन जैसा हमने कहा, जांच अभी भी जारी है ताकि पूरे नेटवर्क और उसके इरादों का पता लगाया जा सके। संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें क्या रहीं? एक संगठित, कई राज्यों में फैला नेटवर्क, हाँ, खास राजनीतिक और हिंसक लक्ष्य रखने का आरोप, बिल्कुल, योजनाओं को अंजाम देने के लिए हथियार जुटाने और ट्रेनिंग बेस बनाने की कथित कोशिश, आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और एजेंसियों की तरफ से एक मल्टी एजेंसी तेज प्रतिक्रिया। हाँ, ये सारे बिंदु मिलकर एक गंभीर तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा हमें एक अहम सवाल पर लाके छोड़ती है। आज के इस डिजिटल युग में, जहां सरहदें एक तरह से बेमानी हो गई हैं, हाँ, और विचारधाराएं बिजली की तेजी से फैल सकती हैं, वहां कट्टरपंथ का खतरा कितनी आसानी से और कितनी तेजी से बढ़ सकता है? क्या हम इसे रोकने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें लगातार ढूंढते रहना होगा। इसके लिए सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को मुस्तैदी काफी नहीं है। नहीं, इसके लिए तकनीकी कंपनियों की जिम्मेदारी, समाज की जागरूकता और शिक्षा व्यवस्था की भूमिका, इन सबको मिलकर काम करना होगा। निरंतर सतर्कता, तकनीकी क्षमता का विकास और सबसे बढ़कर विभिन्न एजेंसियों और यहां तक कि देशों के बीच गहरे सहयोग की जरूरत है। क्योंकि खतरा ग्लोबल है, तो प्रतिक्रिया भी वैसी ही होनी चाहिए।